हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दृष्टि जुडिशरी पे। मैं हूं निवेदिता राजे और इस सेशन में हम बिहार एपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन का वेट आपको नहीं करना है। अगर आप वाकई इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो तैयारी आपकी शुरू हो जानी चाहिए, है ना। नोटिफिकेशन का वेट अगर करते रहेंगे तो यू माइट लूज योर कंपेटिटिव एज, अपना कंपेटिटिव एडवांटेज आप लूज कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन कभी नोटिफिकेशन या डिक्लेरेशन के बाद शुरू नहीं की जाती, पहले से ही आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। नोटिफिकेशन के आते ही आप अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, है ना। उससे पहले आप खाली नहीं बैठे होते। खैर, चलें डिस्कस करते हैं। एग्जाम का अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपके पास एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम एज है 21 साल से पहले आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। मैक्सिमम भी एज है, जनरल कैटेगरी मेल के लिए 37 साल है, जनरल कैटेगरी फीमेल और ओबीसी के लिए 40 साल है और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 42 साल है। एज रिलैक्सेशन स्ट्रिक्टली कैटेगरी बेस्ड है। नेशनैलिटी की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक कैंडिडेट जो बिहार एपीओ का एग्जाम में अपियर हो रहा है उसका इंडियन सिटीजन होना मैंडेटरी है। बिहार का डोमिसाइल प्रेफर किया जाता है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। बाकी स्टेट्स के बच्चे भी बिहार एपीओ के लिए अपियर हो सकते हैं, है ना। हालांकि वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी मैंडेटरी है सबके लिए। एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। हर कंपेटिटिव एग्जाम की तरह इसके भी 3 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस है। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं। मैं बहुत सालों से देख रही हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे अपने एफर्ट को मिसएलोकेट कर देते हैं, क्योंकि पहला स्टेज प्रीलिम्स होता है तो वो सारी एनर्जी उस पर लगा देते हैं। अब हालांकि प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है लेकिन वो आपकी एनर्जी का 100% डिमांड नहीं करता। एक समझदार बच्चा तैयारी को मेंस से शुरू करता है, बिकॉज दैट इज द मेरिट डिसाइडिंग और डिटरमाइनिंग एग्जाम। वही स्टेज है जो आपकी सिलेक्शन को और आपके रैंक को डिसाइड करेगी, वो आपकी मेरिट तय करेगी। तो आप उस एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं। अगर उस एग्जाम को आप अच्छे से तैयार करेंगे, उस स्टेज को बेसिकली, तो प्रीलिम्स तो आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो आप मेंस पे फोकस रखते हैं, प्री को साथ साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं। दैट इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर अ कंपेटिटिव एग्जाम। उसके बाद इंटरव्यू है। देखिए, मेंस जो बिहार का है वो बहुत लेंथी है। 8 पेपर हैं बिहार एपीओ मेंस में। हम डिस्कस करेंगे पूरा एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है और स्ट्रैटेजी भी, ठीक है, कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे फॉर एवरी स्टेज। इंटरव्यू पर्सनालिटी और लीगल एप्टीट्यूड को आपके चेक किया जाता है। अपनी सामान्य प्रज्ञा के साथ जवाब दें। आप एपीओ क्यों बनना चाहते हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। बिहार में ही क्यों एपीओ बनना चाहते हैं, है ना। आपको बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार में हुआ डेवलपमेंट सब आना चाहिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फाइनल जो मेरिट है वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे डिसाइड होता है। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में बात करते हैं। 2 पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप है पूरी तरह से। पहला पेपर जनरल स्टडीज का है और दूसरा लॉ का है, ठीक है। 2 घंटे हैं पेपर के लिए। ऑफलाइन मोड, पेन पेपर मॉडल पे पेपर दिया जाता है, ठीक है। अब पेपर 1 जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का है। पेपर 2 लॉ 150 मार्क्स का है। 100 क्वेश्चंस होते हैं दोनों में। टोटल 250 मार्क्स है। कट ऑफ कुछ 140 के आसपास गई थी लास्ट एग्जाम में, ठीक है। तो हालांकि कट ऑफ को तो डिटरमाइन किया ही नहीं जा सकता, लेकिन ये आपको एक अंदाजा लगा देता है कि आउट ऑफ मतलब 250 140 प्लस पिछली बार की कट ऑफ चली गई थी। इसके आसपास ही कट ऑफ जनरली रहती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। है, एक्यूरेसी अटेम्प्ट से ज्यादा मैटर करती है। प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग पिछले एग्जाम में थी। पिछला जो बिहार का एपीओ था उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन अब तक की जो सूचना है उसके हिसाब से शायद इस बार नेगेटिव मार्किंग, मतलब अभी तक तो नहीं है नेगेटिव मार्किंग। बाकी जो क्लैरिटी है वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही डिसाइड की जाएगी, है ना। नोटिफिकेशन के बाद ही डिसाइड होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी इस बार एग्जाम में या नहीं। अच्छा, प्रीलिम्स में कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है कि जब तक आप इतना नहीं ले आते, तो मतलब इतना मिनिमम नहीं ले आते, तब तक आप प्रीलिम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इस तरह का नहीं है। लेकिन आयोग के पास डिस्क्रेशन है कि वो कैटेगरी, हर कैटेगरी के लिए ये डिटर्मिनेशन दे सकता है कि हर एक इस पर्टिकुलर कैटेगरी के इतना मिनिमम
प्रीलिम्स में स्कोर जरूरी है टू रीच टू द नेक्स्ट लेवल, दे कैन डू इट, ये डिस्क्रेशन वो होल्ड करते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक काफी काम आ जाती है। बाकी प्रीलिम्स को पढ़ने का तरीका है, बिहार का जो एग्जाम है वो एक प्रेडिक्टेबल मॉडल पे चलता है ना, तो कुछ सब्जेक्ट हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं और आपको वही तैयार करने हैं, उन पर ही आपका मेजर फोकस होना चाहिए, बाकी सब एंसिलरी होता है। और प्रीलिम पूरा उन्हीं कुछ सब्जेक्ट्स पे रिवॉल्व करता है, ऐसा नहीं कि उन सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ है ही नहीं, ऑफ कोर्स है क्योंकि सिलेबस में दे रखा है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली वही सब्जेक्ट हैं जो पेपर में दिखाई देते हैं। ओके, क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ज्योग्राफी, थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपने स्ट्रैटेजी वाले सेक्शन में। प्री की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स को सीक्वेंस वाइज प्रिपेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी, सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट होता है जनरल साइंस, ठीक है। दृष्टि में आपको मटेरियल पूरा दे दिया जाता है, वी प्रोवाइड यू नोट्स, पीडीएफ के नोट्स आपको दिए जाते हैं, उसे आप पढ़ लीजिए, उतना काफी है, फिर आपको कोई और किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड नंबर पे जनरल साइंस है, तीसरे नंबर पे करंट अफेयर्स है, ठीक है, तीसरे नंबर पे करंट अफेयर्स है। अब करंट अफेयर्स अगर बिहार से रिलेटेड है तो वो और ज्यादा जरूरी है, राइट। उसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डेवलपमेंट आया है तो उसका जो इनिशिएशन है, मतलब जैसे कोई मंदिर है जिसको डेवलप किया जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस मंदिर की हिस्ट्री ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, उसकी ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो करंट अफेयर्स को ज्योग्राफी के साथ, हिस्ट्री के साथ रिलेट करके पढ़े अगर आप कर सकते हैं। सिर्फ वही करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने, ऑब्वियसली उन करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है जिनका नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल इम्पैक्ट रहा, और जो बिहार पे फोकस थे वो तो खास ही इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे आता है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, बिहार एपीओ में मॉडर्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ट्रेंड यही है, मॉडर्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पहले मॉडर्न, उसके बाद थोड़ा मेडिएवल और फिर एंशिएंट। लेकिन आप सीक्वेंस को, ऑर्डर को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, जस्ट बिकॉज मॉडर्न से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉडर्न से ही शुरू करें, आप एंशिएंट से ही शुरू करें हिस्ट्री को, लेकिन फोकस आप मॉडर्न पे ज्यादा रखें क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा सवाल बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर वही बाकी इकोनॉमिक्स एंड एटसेट्रा, है ना, आर्ट कल्चर एटसेट्रा। ये प्री का आपका प्रिपरेशन मॉडल होना चाहिए, राइट। लॉ के पेपर में बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सीपीसी, ये है आपका लॉ का पेपर, ठीक है। अब इसमें यूपी से बिल्कुल अलग है, जैसे यूपी के एग्जाम के लिए, यूपी एपीओ स्पेशली, आप इंडेक्स को रटना जरूरी हो जाता है, यहाँ नहीं, नॉट हियर। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट दोनों की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सेक्शन से सवाल आते हैं लेकिन रिलेटिवली यूपी के कंपैरिजन में कम आते हैं, है ना। बिहार एपीओ कंसेप्ट्स पे, फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करता है, तो इंडेक्स नंबर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना और ज्यादा जरूरी है ना। पहले जो था वो सीपीसी नहीं पूछा जाता था, लेकिन सीपीसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड कर दिया गया है, मेंस में भी ऐड कर दिया है, तो सिलेबस ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है, लेकिन डिस्पाइट दैट आई मीन आपको मटेरियल मिल जाता है पूरी तरीके से। और सीपीसी एक ऐसा एग्जाम है जो आप अगर लीगल कंपेटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो सीपीसी जरूरी है ना। पहले नहीं था लेकिन अब यहाँ पूछा जाता है, तो सीपीसी इज इम्पोर्टेंट हियर। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डोमिनेट करते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है सेक्शन मेमोराइजेशन से, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। मेंस पे आ जाते हैं, टोटल 8 पेपर हैं, 3 घंटे का हर पेपर है। लैंग्वेज के पेपर, मतलब 8 में से 2 पेपर लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उनका मार्क्स जो है वो फाइनली नहीं जुड़ता है। 8 में से 6 पेपर हैं जो जोड़े जाते हैं, जिनके स्कोर को काउंट किया जाता है मेरिट को डिसाइड करने में, ठीक है। जीएस और लॉ पेपर के बेसिस पे मेरिट डिसाइड होती है। तो पहला पेपर जनरल स्टडीज का है
ऑर्डर वही है जो मैंने आपको प्रीलिम्स में बताया, ज्योग्राफी पहले, जनरल साइंस, फिर करंट अफेयर्स, फिर इंडियन हिस्ट्री एंड सो ऑन, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज 100 मार्क्स का है, लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग है, पूरे 3-3 घंटे का फुल फ्लेजेड पेपर है, लेकिन क्वालिफाइंग है। इनमें अगर आप राइटिंग बढ़िया रखते हैं, एक वैसे हर कंपेटिटिव एग्जाम में ये चीज मायने रखती है, लेकिन बिहार में ये और ज्यादा मायने रखती है। एक एग्जामिनर जो है वो बहुत सारी कॉपीज चेक कर रहा होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब उसके पास बिल्कुल खराब सी हैंडराइटिंग आ जाती है, जैसे पढ़ना मुश्किल होता है, तो मूड खराब होता है। लेकिन वही अगर अच्छी हैंडराइटिंग की आंसर कॉपी आ जाती है, तो एक इनहेरेंट बायस डेवलप हो ही जाता है। तो जो बच्चे जो हैं, आई एम श्योर वो इस बात को रेजोनेट करेंगे, वो जो 2-3 मार्क्स जो लूज हो जाते हैं, जिनकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, यकीन माने वो 2-3 मार्क्स राइटिंग से आ जाते हैं, है ना। तो जो सवाल, इस सवाल का जवाब ढूंढते नहीं मिलता कि अरे वो 2-3 मार्क्स कहाँ कट गए, 2-3 मार्क्स और आ जाते, तो वो अपनी राइटिंग को सुधारे, हैंड राइटिंग को अच्छा करने की कोशिश करें। मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप मोती पिरो रहे हैं, ऑब्वियसली इतना लेंदी एग्जाम है, इतना वक्त नहीं मिलता कि आप सजा सजा के, जचा जचा के लिखें, लेकिन डिसेंट हैंड राइटिंग जैसे पढ़ने में बिल्कुल मुश्किल ना हो, है ना। कर्सिव को अवॉइड करें, बिल्कुल ऐसे गोल गोल की एन और डब्ल्यू में समझ ही नहीं आ रहा अंतर, ठीक है। तो क्लियर रखें अपने लेटर्स को, ताकि पढ़ने वाले को दिक्कत ना हो, ये आपको एक एज देगा, यकीन माने। पेपर 4 भारतीय न्याय संहिता है, 150 मार्क्स का है। पेपर 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है, ये भी 150 मार्क्स का है। पेपर 6 सीपीसी और बीएनएसएस, मतलब दोनों प्रोसीजर कंबाइंड है, सिविल एंड क्रिमिनल, ठीक है, लेकिन 150 मार्क्स का ही है। पेपर 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, दो अलग अलग चीजें होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग है, ठीक है। तो जो ये बीए एमए इंडियन पॉलिटी वगैरह में करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हम एज लॉयर्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ रहे होते हैं ज्यादा। तो प्री में फोकस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर ज्यादा है, लेकिन मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस है कम। संविधान की जो बेसिक फिलॉसफी है उस पे ज्यादा फोकस रहता है, उसी के बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो लीगल एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्री का फोकस रहता है। अदर इंपॉर्टेंट लॉज में ये सारे लॉज हैं, मतलब पेपर 8 बाकी लॉज, आर्म्स एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट एंड पॉक्सो एक्ट, ठीक है। ये 6 लॉज हैं जो 8th पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। वाइवा जो है इंटरव्यू, मतलब 100 मार्क्स का है, मिनिमम 35% जरूरी है क्वालिफिकेशन के लिए। लीगल रीजनिंग के साथ क्लैरिटी होना जरूरी है। पर्सनालिटी को, एथिक्स और कम्युनिकेशन स्किल को मूल आधार बनाया जाता है एक बच्चे को असेस करने में। बच्चे का जुडिशियल टेम्परामेंट है कि नहीं, लीगल टेम्परामेंट की है कि नहीं, वो एक फोकस्ड लॉयर बनेगा कि नहीं, आप हैफ हेजर्ड तो नहीं है, फोकस्ड है कि नहीं, ठीक है, बैलेंस कर सकता है, एथिक्स हैं उसके पास, क्लैरिटी है, एक अग्रेसिव एडवोकेट नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें असेस की जाती हैं। आपको लगेगा कि मैम वहां बैठे हुए कैसे इतने से कम टाइम में सब कुछ पता लगा लेंगे, पूरी पर्सनालिटी को डिकोड कर देंगे। डिमीनर से पता चल जाता है एक बच्चा शांत स्वभाव का है या अग्रेसिव है, ये डिमीनर से, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। और वो जो पैनल में होते हैं वो ऐसे साधारण लोग नहीं होते, बहुत बहुत साल का एक्सपीरियंस होता है उनके पास, इंसान की पहचान रखते हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं, जुडिशियल टेम्परामेंट असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आपको देना चाहती हूँ। प्रीलिम्स में गेस से ज्यादा प्रिसीजन पे काम कीजिए, मेंस में आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए, मेक श्योर कि आप अपने आंसर्स को चेक करवा रहे हैं, यूं ही हवा में आप आंसर्स नहीं लिख रहे। अब अगर आपको आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आपको आंसर आता है ये काफी नहीं होता, है ना। आपको अच्छा आंसर लिखना आना चाहिए। देखिए हर कोई आंसर लिख सकता है, एज लॉयर्स, एडवोकेट्स, लॉ की डिग्री के बाद ये सारे जो सवाल है, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा मेंस में जो अगर आया आपके सामने तो आपको लगेगा अरे इसका क्या आंसर था। लिख तो आप देंगे ही, ऑलमोस्ट हर कोई लिख देता है, लेकिन हर कोई सेलेक्ट क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि हर कोई अच्छा लिखना नहीं जानता,
ठीक है। तो आप अच्छा कैसे लिखेंगे, ये भी एक ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग आपको जरूरी है मिलना, इसी पर आपको ट्रेन किया जाता है, इसी चीज पे, इसी स्किल पे आपको काम करना पड़ेगा फॉर एनी कंपटीशन फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट बिहार एपीओ, कि मैं आंसर तो लिख रहा हूं लेकिन एक अच्छा आंसर लिख रहा हूं, मतलब ये आंसर ऐसा है जिसपे मार्क्स मिलेंगे मुझे। ओके, कंसिस्टेंसी जरूरी है, लास्ट मिनट एफर्ट इस तरह के कंपेटिटिव एग्जाम में फ्रूट बियर नहीं करता। देखिए, न्याय करता है ऊपर वाला भी, और वो बच्चा जो लगातार प्रिपरेशन में था, नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहा था और बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था, वो सिलेक्शन पाएगा, ना कि वो बच्चा जो नोटिफिकेशन के बाद सडनली अपनी नींद से जागा है और बस लग गया है। ठीक है, न्याय भी यही कहता है कि जो पहले से मेहनत कर रहा है उसको सीट मिलनी चाहिए। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये उनको कुछ स्कोर ऊपर ले जाती है और यही उनको क्वालिफिकेशन भी दिलाता है। तो कंसिस्टेंट रहें, बहुत एक्सेसिवली खुद को बर्डन ना करें, लेकिन आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत जरूर करें। ठीक है, एक ऑफिसर की तरह प्रिपरेशन करनी है आपको, एक एस्पिरेंट की तरह नहीं। यू वोंट बी एट अ नॉर्मल जॉब। ठीक है, प्रोसिक्यूशन का जो एक सेंसिटिविटी है इस प्रोफेशन की, जो संजीदगी है इस प्रोफेशन की, इसे समझना जरूरी है, और इसी समझ के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो एग्जाम निकलेगा आपका। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द एग्जाम। अगले सेशन में इस एग्जाम को एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपको प्री की तैयारी करनी है, किस तरह से आपको मेंस की तैयारी करनी है, क्या आप इंटरव्यू में प्रिपेयर करेंगे, हम इन कुछ स्ट्रैटेजीज पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगला सेशन जरूर देखें, तैयारी शुरू कर दें, वेट ना करें किसी भी चीज का। ठीक है, और दृष्टि आपका तैयारी में हमेशा साथ देता ही है, हमेशा देगा ही। राइट, तो ख्याल रखें अपना, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।